Hello everyone, so this is Rakshita. So today we are going to start from class 9, economics chapter 2, that is people as a resource. So इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि people ने मतलब जो लोगों ने कैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग का कैसे यूज़ किया है, कैसे उसको एज अ रिसोर्स में कन्वर्ट किया है. Then let's start from the introduction. So the chapter people as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. मतलब अगर जैसे लोग क्या होते हैं, वो एक एसेट की तरह काम करते हैं, मतलब एक एडवांटेज की तरह काम करते हैं, एसेट की तरह काम करते हैं, ना कि लाइबिलिटी, ना कि कोई नुकसान के लिए. कुछ होते हैं नुकसान के लिए, बट कोई भी चीज़ से, जैसे पहले पत्थर थे तो पत्थरों से आग कैसे हम लोगों ने जलानी सीखी, तो उस पत्थर का जो नॉन लिविंग थिंग उसको हम लोगों ने कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट किया, तो वो एक एसेट हो गया. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education. अभी population human capital में कैसे convert होती है, मतलब population को human capital में तब convert होती है जब हम लोग उसमें education मतलब education में investment करें. अगर जैसे कोई भी एक person ले लो, ठीक है, उसके education में हम invest करें, उसको training दे रहे हैं, उसको medical care दे रहे हैं, तो वो फिर आगे जाके क्या ह्यूमन कैपिटल बनेगा, मतलब ह्यूमन के लिए कमाएगा इन द सेंस मतलब कोई भी चीज़ों को यूजफुल बनाएगा. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज. अभी ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्किल, जहाँ पे लोग अपने स्किल दर्शाते हैं, अपनी नॉलेज बताते हैं. Then people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. मतलब people as a resource क्या है, मतलब वो एक अपनी कंट्री को बताते हैं, ठीक है, वो अपनी कंट्री को बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब कितने प्रोडक्टिव है, कितनी स्किल्स हैं उनके अंदर. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. मतलब यहाँ पे अगर हम population में देखें तो यहाँ पे क्या है, ability to contribute, तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा अपनी population के बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है. और like other resources population also is a resource. जिस population भी एक resource है, और वो भी कौन सा है, human resource है, क्योंकि population में क्या आता है, human से तो आता है. This is the positive side of large population that is often overlooked when we look only at the negative side. ये एक पॉजिटिव साइड थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ रहा है. अभी नेगेटिव क्या है, कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड. तो यहाँ पे अगर देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अभी उनकी मतलब उनके लिए प्रोड्यूस भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब उनके लिए उनकी खाने की ज़रूरत है, उनकी नीड्स वो भी बढ़ेगी, उनकी एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, सब कुछ बढ़ेगा. देन व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब जब व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जब ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब वो खुद को डेवलप करता है, ठीक है, जो खुद को डेवलप करता है एजुकेशन में, हेल्थ में, तो तब वो जाके क्या बोलते हैं, हम उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. किसकी फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल की. उसकी वजह से अपनी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है, जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. देन investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. मतलब अगर कोई भी human capital में हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एजुकेशन में पैसे लगाएंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको, मेडिकल केयर अच्छे से करेंगे, तो किस में हमें रिटर्न किस में मिलेगी वापस हमें, ये सब अगर हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हम ये मिलेगी. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or the better training persons, as well as the high productivity of healthier people. अब जैसे देखो जो लोग इतना कमा रहे हैं, ठीक है, जिनकी इनकम ज़्यादा हाई है, तो उन्होंने कैसे सब किया होगा, जब उनके एजुकेशन में भी जाके इन्वेस्ट किया होगा, उनको अच्छे से ट्रेन किया होगा, वो प्रोडक्टिव होंगे और हेल्दी होंगे, तब जाके वो इतनी ज़्यादा इनकम कमा पा रहे हैं. Then India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक एग्जांपल है, कैसे हम लोगों ने मतलब अपनी नॉलेज से जो प्रोडक्शन है वो कैसे डबल कर लिया, इंक्रीज कर लिया. देन इंडियाज़ IT revolution is a striking instance of
instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material plant and machinery. मतलब इंडिया की आईटी क्या होती है, जैसे हाँ इंडिया आईटी रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या है, एक एग्जांपल है किसका, कि ह्यूमन कैपिटल कैसे मतलब कैसे इतनी हाई पोजीशन पे आए, कैसे उसने इतनी सारी चीज़ों का यूज़ किया, मटेरियल बनाए, मशीन्स बनाई, ठीक है, इन सब से उन्होंने कैसे यूज़ किया। देन यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, नाउ दिस गर्ल इज सेइंग व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर। अभी ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, क्या ये लैंड और लेबर जैसा है? देन दिस बॉय सेइंग इट इज मोर देन दैट, वो तो लैंड और लेबर से भी ज़्यादा होता है। Then what is human capital? Then is it like rupee, पैसे और डॉलर? Now this girl is saying क्या human capital क्या होता है, क्या ये पैसे, रुपीज, डॉलर इनकी जैसा होता है क्या? Now this boy is saying no, it is more than that, वो क्या है, इससे भी ज़्यादा है। Then next is, now here it is saying that it is, here is human capital। अब human capital में क्या आता है, टीचिंग आता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट आता है, now what is this, हाँ इंजीनियरिंग आता है, सिविंग द क्लोथ, सब कुछ आता है, ठीक है। Then not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways, because the advantage of more educated or healthier population spreads to those only also who themselves were not in directly educated or given health care। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो हेल्दी हैं, वही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, नहीं, सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने और अपने दूसरे और इनडायरेक्ट वेज हैं जिससे वो ज़्यादा मतलब जिससे एजुकेटेड और हेल्दी के भी एडवांटेजेस उनको मिल सकते हैं। Like in fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital। Physical capital में land, labor सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो human capital क्या है, ये दूसरे resources जैसे land, labor इन सबसे superior है, इन सबसे ज़्यादा है। Human resource can make use of land and capital। अब human resource, अगर कोई human है तो land का भी यूज़ करवा सकता है, जैसे अगर सिंपल ज़मीन है, हाँ अगर हमें कुछ नहीं पता हो ना, हमारे पास स्किल हो, नॉलेज हो, कुछ भी नहीं हो, तो हम वो लैंड का भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं। फिर अगर हमारे पास नॉलेज हो तब जाकर तो पता चलेगा कि हमें यहाँ पे सोइंग करनी है, फिर हम प्लांट उगाना है, फिर हार्वेस्ट करना है, फिर बेचने हैं, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स क्या लैंड का भी यूज़ कर सकता है, कैपिटल मतलब मनी, ठीक है, कैपिटल का भी यूज़ कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। अभी ज़मीन अपने आप तो कोई काम नहीं करेगी और ना ही पैसे अपने आप कोई काम कर लेंगे, ठीक है। तो लैंड और कैपिटल क्या है, खुद से यूजफुल नहीं होते। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset। तो बहुत सारे decades में इंडिया में जो population है वो एक liability बनी है, एक liability बनी ना कि asset, बल्कि उसको asset बनना चाहिए। liability मतलब negative side, मतलब वहाँ पे थोड़े से नुकसान ही होंगे। asset तो मतलब advantages होता है, liability मतलब disadvantage मतलब उसके नुकसान ज़्यादा हुए। But a large population need not to be a burden for the economy। पर अगर जितनी population होगी, अगर ज़्यादा population होगी तो उसको economy में burden नहीं बनना चाहिए। It can be turned into a productive asset by investment in human capital। उसको किस में turn करना चाहिए, productive asset में, मतलब advantages में convert करना चाहिए। और उसके advantage में कब convert करेंगे, जब ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन। अभी किस पे स्पेंड करेंगे हम, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो आती है एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आती है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल वर्कर्स वगैरह पे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उन पे, ठीक है। The two following cases illustrate how people can try to become more reproductive resource। अभी नीचे दो एग्जाम्पल्स दिए गए, दो स्टोरीज दी गए, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग मतलब खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं, रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं खुद को। Now first is story of Sakal। Now there were two friends, Vilas and Sakal। तो दो दोस्त थे, एक विलास था और एक सकाल था, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। तो कौन से विलेज में रहते थे विलास और सकाल, सीमापुर में। सकाल वॉज 12-year-old boy। सकाल कितने साल का था, 12 साल का था। एंड हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। और सकाल 12 साल का था, उसकी मम्मी क्या देखती थी, घर के काम करती थी।
दूसरों के घर में काम करती थी। हिज फादर्स बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो उसके जो पापा बूटा थे, बूटा चौधरी, वो किस में काम करते थे? एग्रीकल्चर में, मतलब फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। सकाल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकाल क्या करता? अपनी मम्मी के डोमेस्टिक कोर्स में मदद करता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतो एंड सिस्टर सीतू। तो वो क्या है, अपना जो छोटा भाई था उसका, जो उसका छोटा भाई था जीतू और छोटी बहन सीतू, तो उनका भी देख रेख करता था, उनका भी ध्यान रखता था। His uncle Sham had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house of and as he had no job। और जो सकाल के अंकल थे श्याम, तो उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन मतलब होता है 10th पास कर ली, ठीक है। तो उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था, 10th पास कर लिया था। तो और वो मतलब पास करने के बाद में घर में ऐसे आइडल बैठे थे, मतलब वेले बैठे थे, कोई काम कोई जॉब कुछ नहीं था। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल। बूटा और शीला क्या है, सकाल को मतलब उनके बेटे को पढ़ाना चाहते थे। They forced him to join the village school which he soon joined। वो चाहते, उन्होंने फोर्स किया, मतलब उसके मम्मी पापा ने सकाल को फोर्स किया कि तुम जाके मतलब स्कूल में पढ़ो, ठीक है, जो अभी भी खुला है। तो उन्होंने वो जाके ज्वाइन कर लिया जल्दी से। He started studying and completed his higher secondary examination। तो उसने मतलब पढ़ना शुरू किया, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लियर कर दी। His father persuaded him to continue studies। तो उसके पापा ने बोला कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, कंटिन्यू करो। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers। तो सकाल के पापा ने लोन लिया ताकि वो पढ़ पाए, कंप्यूटर का कोर्स कर पाए। देन सकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। अभी सकाल के पहले से अच्छा, तो मतलब पहले से उसको एक्साइटमेंट रहता था कि मतलब पढ़ाई का इंटरेस्ट रहता था स्टडीज़ में। विद ग्रेट वीगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो उसने वीगर, एक्साइटमेंट के साथ, एंथुसियाज्म के साथ उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। तो कुछ टाइम बाद उसको मतलब कोई प्राइवेट नौकरी मिल गई। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने नया टाइप का सॉफ्टवेयर भी बनाया। नाउ दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। मतलब इसकी वजह से सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसकी वजह से उसकी जो फर्म थी, उसकी फील्ड जो थी, उसका उसने मतलब सेल इंक्रीज कर दिया जिस फील्ड में वो काम करता था। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस। उसके बॉस ने उसकी बहुत तारीफ की एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। और उसको इनाम दिए, कैसे? उसकी प्रमोशन करवा के। देन दिस द स्टोरी ऑफ सकाल। तो इसमें हमने देखा कि उसने कितना मतलब उसने पढ़ाई की और फिर वही नॉलेज को, वही स्किल्स को उसने उससे क्या बनाया, एक नए टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया। नेक्स्ट स्टोरी ऑफ विलास। वो सकाल की थी, अभी विलास की। विलास वॉज 11 year old boy residing in the same village as सकाल। अब विलास कितने का था? 11 साल का था और वो सकाल के विलेज में रहता था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। विलास के पापा क्या थे? फिशरमैन थे, मछली पकड़ने वाले थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 year old। जब वो 2 साल का था तब उसके पापा मर गए थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिशेस टू अर्न मनी। तो उसकी मम्मी गीता क्या है? मछली बेचती थी ताकि वो पैसे कमा सके अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi। तो उसने फिश खरीदी, ठीक है, उसने फिश खरीदी, मतलब जो लैंड ओनर्स रहती हैं इनकी पॉन्ड से, मतलब जो इनकी मालिक थी या मालकिन जो भी थी, इनसे इनकी पॉन्ड से इन्होंने इनके तालाब से फिश खरीदी और उसको मंडी में बेच दिया। शी कुड अर्न only ₹150 a day। तो ये मछली बेचने से कितना कमाती थी? 150 एक दिन के। विलास बिकम पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो विलास किसका पेशेंट बन गया? आर्थराइटिस, ये है कोई बीमारी होगी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी मम्मी उसको मतलब डॉक्टर के पास भी नहीं ले, मतलब इतने पैसे नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। वो स्कूल भी नहीं जा सकता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। वो उसका पढ़ाई में मन ही नहीं था, ठीक है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना सकाल इंटरेस्टेड था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो वो अपनी मम्मी के साथ हेल्प करता था कुकिंग वगैरह में। उसका छोटा भाई था, उसके मोहन का ध्यान रखता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी बीमार पड़ गई एंड देयर वाज नो वन टू टुक आफ्टर हर। तो कोई नहीं था उसकी मम्मी की देख रेख करने के लिए। देयर वाज नो वन
इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, कोई इनकी फैमिली में नहीं था जो उनको सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, तो विलास को भी उसी गांव में क्या है मतलब मछली बेचनी पड़ती थी। ही लाइक हिज मदर अर्न्ड ओनली अ मीगर इनकम, मतलब अपनी मम्मी की तरह ही एकदम मीगर, मतलब एकदम कम इनकम थी उसकी मम्मी की तरह। द नेक्स्ट इज in two case studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go। इन दो जो मैंने आपको दो स्टोरीज बताई सकाल और विलास की, जिसमें सकाल जो स्कूल जाता था और विलास नहीं जाता था। सकाल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सकाल क्या था अंदर से स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, एजुकेटेड भी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, तो उसको कोई जरूरत नहीं थी डॉक्टर के पास जाने की। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, अब विलास किसका पेशेंट था? आर्थराइटिस। He lacked the means to visit the doctor, अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज करवा ले। सकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकाल ने अपनी डिग्री ले ली कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद। सकाल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फॉर्म व्हाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, सकाल ने मतलब सकाल को तो एक सरकारी जॉब मिल गई और विलास वही मछली बेचता रहा अपनी मम्मी की तरह। ही अर्न अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर्स टू सपोर्ट द फैमिली, वो उतने पैसा कमाता था जितना उसकी मम्मी कमाती थी, 150 रुपीज पर डे। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor। अभी सकाल के केस में क्या होता था, बहुत सालों की एजुकेशन, मतलब several years of education, मतलब अभी रंग लाई, मतलब अभी उसकी इनकम में दिखाई दे रही है, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज। दिस एनहांसेस टोटल प्रोडक्टिविटी, उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी से दिखाई दे रही है। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उतनी इकोनॉमी को ऐड होगी, इकोनॉमी को। देन दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ चॉइस। इससे हमें पता चल रहा है कि मतलब इसकी वजह से जो उसने हार्ड वर्क किया, जो स्टडी किया, तो रंग लाई ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वो अभी इतनी अच्छी जॉब पे है, इतना अच्छा कमा रहा है। In case of Vilas, there could not be any education or health center in the early part of his life। तो विलास के केस में क्या था, ना उसके पास एजुकेशन थी, ना उसके पास अच्छी हेल्थ केयर थी। And he spends his life selling fish like his mother, वो अपनी मम्मी की तरह ही वो क्या मछली बेचता था। Henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother, तो वही बात कही गई है, जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं जिनको जो पेमेंट मिलती है उसको भी वही मिलती थी। Investment in human resources via education and medical care can give high rates of return in future। मतलब अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें फ्यूचर में आगे जाके क्या है उसके हाई रेट्स मिलते हैं। Then this investment on people is same as investment in land and capital। जैसे हम पीपल पे ऐसे ह्यूमन रिसोर्स पे ऐसे कैपिटल करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसे ही हम सेम लैंड और कैपिटल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। अगर कोई बच्चे पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी एजुकेशन का ध्यान दे रहे हो, उसकी हेल्थ केयर अच्छे से रख रहे हो, तो आगे जाके आपको फ्यूचर में ज़्यादा ही कैसे देगा, मतलब ज़्यादा रिटर्न कैसे देगा, या तो ज़्यादा कमाएगा या फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा ज़्यादा। Then educated parents are found to invest more heavily on the education of their child। अब जो पढ़े लिखे माँ बाप है वो तो अपने बच्चों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। And this is because they have realized the importance of education for themselves, क्योंकि वो जानते हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। And they are also conscious of proper nutrition and hygiene। वो एकदम मेडिकल हेल्थ का प्रॉपर नहीं ध्यान देते हैं, उनको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे, अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, सब पे ध्यान देते हैं। They accordingly look after their children's need for education at school and good health। उनके अकॉर्डिंग मतलब वो अपने बच्चों की नीड्स पे ध्यान दे रहे हैं, उनके एजुकेशन स्कूल में उनकी हेल्थ वगैरह, सेहत अच्छी रहे, उनके सब पे ध्यान दे रहे हैं। A virtuous cycle is thus created in this case। तो इसमें क्या एक वर्चुअल साइकिल क्रिएट की गई है, मतलब अगर उसके माँ बाप पढ़ेंगे तो वो जाके वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अगर वो अच्छा पढ़ा होगा तो फिर वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा, तो इसी के एक साइकिल बन चुके हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम उसके अपोजिट देखें तो अब विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेजेस पेरेंट्स। अभी दूसरे पेरेंट्स जिनको इतना पता नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है,
who themselves uneducated and lacking hygiene, जो खुद ही जिनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, कीप द चिल्ड्रन इन सिमिलर डिसएडवांटेजेस स्टेट, वो भी अपने बच्चों को ऐसे रखेंगे, ना पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, उनकी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखेंगे। then countries like जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, अभी जैसे जापान ने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत इन्वेस्ट किया है। जापान ने बहुत ज़्यादा, एक मिनट की तरह स्क्रीन बहुत इन्वेस्ट किया। देन दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास तो कोई रिसोर्स भी नहीं था। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच, ये कंट्रीज के ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी अमीर है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन द कंट्री, उनकी वो अपनी कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्स लगता है वो इम्पोर्ट करते हैं। देन हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, अब वो इतनी रिच, इतनी अमीर, इतनी डेवलप्ड कैसे बनी? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने पक्का अपने मतलब ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया होगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली पहले एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे। These people have made efficient use of other resources, इन्होंने दूसरे रिसोर्सेज का भी बहुत यूज़ किया है, जैसे लैंड एंड और कैपिटल। Then efficiency and the technology involved by people have made these countries rich and developed, अभी efficiency मतलब उनके अंदर कितनी ability है और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इसकी वजह से उनकी कंट्री रिच और डेवलप्ड बन पाई है। द नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, अब मेन एंड वुमेन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं? देन लेट्स सी। लाइक विलास एंड सकाल पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, जैसे विलास और सकाल दोनों अलग अलग अपनी एक्टिविटीज़ करने में बिजी हो गए। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म, हमने देखा कि विलास तो मछली बेचता और सकाल को जॉब मिल गई है। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, हम इनको 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये 3 एक्टिविटी हम पहले पढ़ चुके हम लोग 8th में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। Now, primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. अभी देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं वो होती है, जैसे एग्रीकल्चर, लैंड का यूज़ हो रहा है, फॉरेस्ट्री वो तो नेचुरल है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स भी नेचुरल है, फिशिंग मछली नेचुरल है, पोल्ट्री कुछ भी हैन वगैरह, चिकन एंड ऑल, चिक पालना वो भी नेचुरल है, फार्मिंग, माइनिंग, कॉरिंग, तो ये सब नेचुरल है। तो जो नेचुरल रिसोर्स हो रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, मतलब प्रोसेस में डालना, केमिकल वगैरह डालना, वो सब सेकेंडरी में आता है। देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। अब तीसरे सेक्टर में वो चीज़ बन के आ रही, जो चीज़ बन के आ रही है वो आएगी किसमें? टर्शियरी सेक्टर में। जैसे आप प्राइमरी सेक्टर में हो गया, अगर गेहूँ लिया, ठीक है, गेहूँ लिया आपने, ये फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, तो फिर वो मतलब मैन्युफैक्चर, गेहूँ लिया, मैन्युफैक्चर में क्या बनाया आपने? उस गेहूँ का पार्ले-जी बिस्किट बनाया, पार्ले-जी बिस्किट फिर क्या करोगे? अपने टर्शरी में लाके उसको बेचोगे, ठीक है, बस इतना ही था इसमें। Then these activities add value to the national income, जो नेशनल इनकम है इनमें ऐड करती है इनकी वैल्यू। These activities are also called economic activities, तो इन सब एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Now economic activities have 2 parts, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दूसरे 2 और पार्ट है, वो कौन से? मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। देखते हैं इन दोनों में क्या है। Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is activity performed for pay or profit। अब market activities मतलब जो remuneration के लिए हो, सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मतलब पैसे भरने के लिए नहीं, तो पैसे प्रॉफिट कमाने के लिए। These include production of goods और services, इसमें क्या क्या आता है? गुड्स प्रोड्यूस करना, गवर्नमेंट सर्विस भी आती है इसमें, ठीक है। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है? दीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस किया जाए, वो जो सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस किया जाए। Then they can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset, मतलब खुद के लिए बनाया जाता है
मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको एसेट में रखते हैं। अब ये एक्टिविटी है, सो ये करने की तो ज़रूरत नहीं है। देन ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। मतलब अभी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस देखें तो लेबर में क्या है, जैसे अगर कोई मैन लेबर है या कोई वुमेन लेबर है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंसेस कर दिए, डिविजन्स हो गए दोनों के बीच। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। अब वुमेन कैसे, वुमेन किसकी तरफ देखती है, डोमेस्टिक कोर्स मतलब घर के काम ही देखती है सारे, और मैन खेती का काम संभालते हैं फील्ड्स में, खेत में। देन सकाल्स मदर शीला कुक फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। अभी जैसे सकाल की मम्मी क्या करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, घर को साफ करती थी और अपने बच्चों की तरफ देखती थी। और सकाल के पापा बूटा चौधरी क्या करते थे, कल्टिवेट द फील्ड, वो अपनी मतलब खेत में काम करते थे। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और जो खेती में जो भी प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में बेच देते और उससे पैसे कमाते। Then Sheila has not paid for the service delivered for upbringing of the family। अभी जैसे सकाल के पापा को उनके काम से पैसे मिल रहे थे, तो ऐसे शीला उसकी मम्मी है तो उसको उनको तो वो काम से पैसे नहीं मिल रहे थे। बूटा अर्न्स मनी, बूटा तो मतलब उसके पापा तो पैसे कमा रहे हैं, विच इज स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो अपनी फैमिली को पालने में लगा दे रहे हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। अब वुमेन को इसके पैसे थोड़ा दी जाती कि उनका बच्चों का ख्याल रख रही है, घर को साफ कर रही है, घर के काम कर रही है, तो उनके लिए उनको तो पैसे नहीं मिलते। द हाउसहोल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अभी जो हाउस होल्ड काम कर रही है वुमेन, तो उनका ये काम नेशनल इनकम में नहीं जाता। Then गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम ऑफ सेलिंग फिश। अभी विलास की मम्मी गीता है, वो तो सिर्फ ये मछली को बेच के ही पैसे कमाती थी। दस वुमेन आर पेड फॉर द वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। अब वुमेन को पैसे कब मिलते हैं, जब वो लेबर मार्केट करती है, जब वो कोई बाहर का काम शुरू करती है। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट। उनको कमाना कैसे होता है, जिससे मेल कमाता है, इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब उनकी कितनी एजुकेटेड है, वो कितनी स्किल्स है उसके अंदर, उनके हिसाब से तो उनको पैसे मिलेंगे। देन एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। अभी एजुकेशन कैसे हेल्प करती है कोई भी इंडिविजुअल को, ताकि वो अच्छा मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाए, उनका बेटर यूज़ बना पाए। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मतलब जो एजुकेशन और स्किल है, ये दोनों दो मेन फैक्टर्स है कुछ भी कमाने का, अर्न करने का। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अब बहुत सारी वुमेन है जिनके पास बिल्कुल ही एजुकेशन या फिर जो थोड़ी सी ही पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा स्किल्स नहीं है। देन वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। अब वुमेन को तो कम ही पैसे मिलते हैं मैन से। मोस्ट वुमेन वर्क विद जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। बहुत सारी वुमेन ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है वुमेन्स के लिए। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। अब बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें लीगल प्रोटेक्शन होती है तो वो भी बहुत कम है। Employment in this sector is characterized by इरेगुलर एंड लो इनकम। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाती है, मतलब जॉब कैसे दी जाती है इसमें, इरेगुलर या फिर कहीं पे जहाँ पे इरेगुलर हो जॉब या फिर उनको कम इनकम मिलती हो। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव। मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में ये कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है जो देनी चाहिए। जिस मैटरनिटी लीव, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको लीव देनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए, चाइल्ड केयर के लिए छुट्टी देनी चाहिए, एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और भी दूसरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिनको उनके लिए छुट्टी देनी चाहिए, बट ये नहीं है। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men। मतलब वुमेन जिसके पास मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जिनके पास स्किल्स हैं, तो उनको क्या है, सिर्फ उनको ही मतलब बहुत कम है तो उनको ही मेन के बराबर क्या सैलरी दी जाती है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। अभी टीचिंग और मेडिसिन जो है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वुमेंस के लिए। वहाँ मतलब बहुत सारी वुमेन्स नर्स देखने के लिए मिल जाएगी, टीचिंग पढ़ाने के लिए वुमेन्स
जॉब्स मिल जाएगी. सम वुमेन्स हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑफिसेज इंक्लूडिंग जॉब्स. अब कुछ वुमेन्स भी मतलब जॉब करने लगी दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. Ask your historic classmate what she would like to take up as a career. आप अपनी बहन से पूछो या फिर कोई क्लासमेट से पूछो, ठीक है, फीमेल क्लासमेट से जो जिसको मतलब करियर में क्या करना है. The next is quality of population. Now, the quality of population depends upon the literacy rate, health of person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. मतलब population की quality कैसी है, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिटरेसी रेट, आप एजुकेशन लेवल कैसा है, मतलब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब कितने साल तक वो जिएगा मतलब रहेगा, ठीक है, तो मर जाएगा. कितनी स्किल्स है, तो इसके बेसिस पे क्या है ये रहती है क्वालिटी पॉपुलेशन. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. अभी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी होगी, इसकी वजह से ग्रोथ रेट डिसाइड होता है कंट्री का. लिटरेसी एंड हेल्थ पॉपुलेशन आर एन एसेट. अभी लिटरेट पढ़े लिखे और जो हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो एक एसेट की तरह काम करेंगी. तो पहले हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे. मतलब एजुकेशन मतलब सब पता है, मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of good job and salary. अब सकाल ने पढ़ाई की तो उसकी इतनी बाद में मतलब उसको फल मिला इनका, उनको अच्छी जॉब मिली, उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिली. This education was an important input for the growth of सकाल. हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सकाल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखा हमने. इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर देम, तो उसके लिए एक अच्छा मतलब रास्ता खुल गया. प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन, डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ. अच्छी एस्पिरेशन मतलब वो भी किसी न किसी के लिए एक एस्पिरेशन बनेगा. देन नॉट ओनली फॉर सकाल, सिर्फ सकाल ही नहीं, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. सिर्फ सकाल को ही नहीं मिलेगी वो एजुकेशन, बल्कि वो सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. देन इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, तो इसकी वजह से नेशनल इनकम भी इनहेंस होगी, कल्चरल रिचनेस भी होगी, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. देन देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. तो यहाँ बताएं कि मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस में प्रोवाइड की, रिटेंशन और क्वालिटी मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन भी दी गई गर्ल्स के लिए. देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय स्कूल सेटअप किया गया. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. अब बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए, बहुत सारे स्ट्रीम्स है जिसमें लोग अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं. Then the plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to 99,900 crore in 2020 to 2021. अब यहाँ पे एक प्लान बनाया जिसमें 150 मतलब एजुकेशन में 151 करोड़ मतलब इतने पैसे लगे हैं. पहला प्लान तो था 99,300 करोड़ का, ये ईयर बताया. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज़ अ परसेंटेज ऑफ GDP. अभी कितना एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च हुआ GDP पे, 0.64 तो बढ़ गया परसेंट इन 1951 to 52 से, फिर 3.1% किसमें 2019 से 20 तक बढ़ गया. एंड हैज़ रिमेन्ड स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स. अब पिछले कुछ सालों से 3% ही है. द बजटरी एस्टिमेट, this is next, okay. The budgetary estimation as stated in the budget document of union state government. अभी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट में किस पे कहाँ कितना खर्च हो रहा है वो सब बजट में लिखा जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज डिक्लाइन टू 2.8%. अभी 2.8% क्या है, कम हुआ है GDP में. द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 85%. अभी एजुकेशन का रेट कितना है, मतलब 18% से 85% हुआ है.
Then literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. अभी लिटरेसी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि वो सिटीजन्स को मतलब अपनी ड्यूटीज़ अपने राइट्स एंजॉय करने में भी हेल्प करता है. और वास्ट डिफरेंस इज नोटिस्ड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन. मतलब बहुत बड़ा हमने डिफरेंस देखा है अलग अलग सेक्शंस के बीच पॉपुलेशन में. लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.1%. अब मेल्स में कितना है 16% हायर देन फीमेल्स. मतलब फीमेल से तो ज़्यादा है. फीमेल का कितना 14.2% और मेल्स का 16.2%. तो किसका ज़्यादा हुआ? ऑफ कोर्स मेल्स का. देन हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. तो मतलब शहरों में क्या है, ज़्यादा रेट है फीमेल का और गांव में कम है. एज पर 2011 सेंसस लिटरेसी रेट वेरीड फ्रॉम 94% केरला 62% बिहार. तो अभी लिटरेसी रेट देखो केरला और बिहार में कितना डिफरेंस है. केरला में 94% है और बिहार में 62%. द प्राइमरी स्कूल 1st to 5th हैज एक्सपेंडेड ओवर 7,78,842 लाख इन 2019-20. तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल सिस्टम मतलब जो 1st to 5th है उस पर वो कितना एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इस टाइम में. then unfortunately this huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. इसका मतलब जैसे स्कूल एक्सपैंड हुए तो उसकी वजह से क्या है, जो पुअर क्वालिटी जो रहती है स्कूल जाने की या फिर ड्रॉप आउट रेट्स की, तो वो एक्सपैंड हुई है. सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 years of 2010. It's a time-bound initiative of central government in partnership with the states, with the states. मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान जो स्टार्ट किया है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है ताकि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं. तो एक टाइम बाउंड भी है, ठीक है. मतलब स्टेट के साथ इन्होंने कोलैब मतलब पार्टनरशिप की है. द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. मतलब जो लोकल गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी है उन्होंने क्या है, मतलब गोल्स बनाए हैं, इधर तक एलिमेंट्री एजुकेशन करानी, इतने बच्चों करवानी, कितने साल के बच्चों तक, कब तक, ठीक है. तो सब गोल डिसाइड किए. अलोंग विद इट ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ब्रिज कोर्स मतलब नए नए कोर्स और जो स्कूल कैंप होते हैं तो ये सब भी स्टार्ट किए हैं ताकि मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाए. Then midday meal schemes have been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional state. मतलब status मतलब जो midday meal स्कीम भी चालू की है ताकि और बच्चे आए, ठीक है, मतलब ताकि अटेंडेंस ज़्यादा हो. These policies could add to literate population of India. इसकी वजह से जो literate population है वो भी बढ़ जाएगी. Then the gross enrollment ratio मतलब GER in higher education in the age group of 18 to 23 years is 27%. अभी 18 से 23 साल के बच्चों तक क्या है 27% थी 2019 से 20 तक, which would be broadly in a line with the world average. तो ये world average की line में हम देखे जा सकते हैं. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state specific curriculum, modification, vocationalism and networking or the use of information technology. मतलब जो स्ट्रैटेजी, ये जो फोकस इन्होंने किया है अपनी क्वालिटी की तरफ, अपनी एजुकेशन की तरफ, तो उस पर देयर इज़ ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशनल. अभी इतनी जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है. अभी कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मतलब इन सब की जैसे अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि नेटवर्किंग से भी काम हो सकता है. Then over the past 60 years there has been significant growth in the number of university and institution of higher learning of in specialized areas. अभी in few 60s मतलब पिछले 60 सालों में क्या है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनी है, नए नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं. Let us read the table to see the increase in the number of college, universities, enrollment of students, recruitment of teachers from 1951 से 2019. तो यहाँ पे एक टेबल दी गई जिसमें किधर गई वो टेबल, कौन से साल में कितने कॉलेजेस बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बने, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स और
कॉलेजेस है, मतलब कितने टीचर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट में नहीं है, तो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। देन हेल्थ, अभी नेक्स्ट हमारे हेल्थ। अभी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स ऑफ और ऑफ इल हेल्थ। तो देखो क्या आप सोच सकते हो, अगर कोई अनहेल्दी होगा तो कोई उसे अपनी जॉब में कैसे लेगा, ठीक, कोई उसे नौकरी पे कैसे रखेगा। द हेल्दी ऑफ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अभी जो हेल्दी पर्सन होता है वो क्या, अगर कभी बीमारी आई तो उसको फाइट करने में इतना हेल्दी, इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो कोई भी बीमारी से, कोई भी डिजीज से फाइट कर पाए। he she will not be able to maximize his her output to the overall growth of organization। अब वो इतना, मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लड़ पाए, उसके अंदर कितनी ग्रोथ है, मतलब कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। Henceforth, improving in the health status of the population has been a priority of the country। मतलब अगर मतलब अपनी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना हो, किसकी प्रायोरिटी, वो अपनी कंट्री की प्रायोरिटी है। Then our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and national service with a special focus on the underprivileged segment of the population। मतलब जो underprivileged segment है अपनी population का, जैसे जो पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल क्या है, वो ज़्यादा अनहेल्दी रहते हैं, ज़्यादा उनको डिजीज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी स्टार्ट की है जिससे मतलब उनकी हेल्थ के इम्प्रूव हो। देन ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैड ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब पिछले 5 decades में क्या है, इंडिया ने एक बहुत अच्छा हेल्दी इंडिया बिल्ड किया है, ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर और इवन प्राइवेट सेक्टर ये सब भी डेवलप हुए हैं। देन नेक्स्ट, ये तो टेबल है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हेल्थ के लिए 2014 में SC, देन डिस्पेंसरीज कितने हॉस्पिटल्स है ये सारे ईयर्स में दिए गए हैं, कितने बेड्स है उस हॉस्पिटल्स में, देन रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सब दिया गया है। Then next, there are many places in India which do not have even these basic facilities। ऐसी मतलब इंडिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे ये मतलब एकदम बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं है। There are only 542 medical colleges in the country and 313 dental colleges। 543 टोटल कॉलेजेस है और उनमें से भी 313 कितने मेडिकल कॉलेजेस, सॉरी डेंटल कॉलेजेस हैं। Just 4 states like AP, Karnataka, MH and Tamil Nadu have the maximum number of medical colleges। अब ज़्यादातर कॉलेजेस किधर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस हैं। द नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स सी। सकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स। अभी सकाल की जो मम्मी शीला है वो क्या है, वो घर के कामों में घर के काम देखती थी, बच्चों को देखती थी, अपने हस्बैंड बूटा की हेल्प करती थी खेत में। सकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। अभी सकाल का भाई जीतू और उसकी बहन सीतू क्या करते थे, वो लोग मतलब अपना टाइम खेलने में गवा देते थे, इधर उधर घूमते थे। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप शीला को, जीतू को, सीतू को अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो? इफ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों? तो इसका जवाब हम अभी देंगे। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। अभी unemployment क्या होता है? unemployment तब होता है जब people को काम मतलब तब उस person को काम चाहिए पर तब काम नहीं मिल रहा है, उसको हम unemployment बोलेंगे। शीला is not interested in working। शीला तो working मतलब काम करने में interested ही नहीं है बाहर। Then जीतू एंड सीतू are too small to be counted in the workforce population। अब जीतू और सीतू तो कितने छोटे हैं कि वो वर्कफोर्स की पॉपुलेशन में काउंट किए जाए। Neither जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ना जीतू को बोल सकते, ना सीतू और ना शीला, इन तीनों में से हम किसी को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते।
द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। अब वर्क फोर्स पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जो 15 साल से 59 ईयर्स तक होते हैं। सकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप। अब सकाल के भाई और बहन तो इस एज में तो आते नहीं है, वो तो इससे भी छोटे हैं, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। सकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर हिज फैमिली। अब सकाल की मम्मी शीला जो है वो अपनी फैमिली के लिए काम करती हैं। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। उसको बाहर काम नहीं करना है अपनी पेमेंट के लिए। देन शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। सकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। जो सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो उसके दादी दादा हैं, जो वैसे स्टोरी में बताया नहीं गया, पर तो भी वो उनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि 60 साल से ऊपर हो गए ना। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इंडिया में भी हमें एक रूरल में मतलब गांव के, एक शहर के एरियाज में देखने मिलती है और एक गांव के एरियाज में देखने मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। मतलब दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्काइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अभी रूरल एरियाज में मतलब गांव के एरियाज में एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अर्बन एरियाज में ज़्यादातर क्या होती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड, देखो अगर आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को सीधे सीधे बोलना चाहते हो एकदम सिंपल देसी भाषा में, वो है पढ़े लिखे गंवार, ठीक है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं पर तो भी उनको जॉब नहीं मिली, तो उनको तो यही बोलेंगे ना। The next है seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year। अब seasonal unemployment कब होता है? जब जब कुछ महीनों तक वो उसके पास जॉब रहती है और मतलब जैसे देखो सोइंग के टाइम जॉब रहेगी और जब फसल को जब हार्वेस्ट कर रहे हो कटाई के टाइम, ठीक है, तब जॉब रहेगी। उसके बीच में तो जॉब ही नहीं रहेगी क्योंकि उसके बीच में तो सिर्फ पानी देना है, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रहेगा। देन पीपल डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो लोग फार्मिंग में इंगेज्ड हैं तो उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done। अभी कुछ busy seasons भी बताया है जैसे sowing, harvesting, weeding and threshing यहाँ पे काम की जाती है। Certain months do not provide much work to the people depending on the agriculture। अभी कुछ महीने हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर में मतलब वहाँ पे कुछ महीने काम मिलता है और कुछ महीने नहीं मिलता। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? लोग एम्प्लॉयड रहते हैं बट दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। मतलब वहाँ पे उनकी खुद की फील्ड रहती है जहाँ पे उनको काम मिलता है। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिलीज मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये ज़्यादातर मतलब फैमिलीज में होता है जहाँ पे बहुत मतलब फैमिली के सारे मेम्बर्स एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं। The work require the service of 5 people but engage 8 people। मतलब सर्विस सिर्फ 5 मतलब काम सिर्फ 5 पीपल का रहता है, 5 लोगों का, बट वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? 8 लोग। अभी 3 people are extra, वहाँ पे 3 लोग एक्स्ट्रा हो गए। Then these 3 people are also work in the same plot। अब वो भी वही प्लॉट में काम करते हैं, वही फील्ड में, वही खेत में काम करते हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people। मतलब अगर वहाँ पे अगर 8 की जगह 5 लोग ही काम करेंगे ना तो भी उतना ही प्रोड्यूस होगा, और अगर 8 लोग करेंगे 3 एक्स्ट्रा मतलब तो भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। इफ़ 3 people आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर 3 people अगर हम 8 में से हटा भी दें तो भी प्रोडक्टिविटी कम थोड़ी ना होगी, वो तो उतनी होगी। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ द पीपल। तो फील्ड में क्या है मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है और 3 एक्स्ट्रा है वहाँ पे, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अब जो 3 एक्स्ट्रा है वो क्या हो गए? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए। देन इन केस ऑफ अर्बन areas educated unemployment has become a common अभी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो तो एक कॉमन फिनोमिना है, मतलब वो बहुत बार बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। मैनी यूथ्स विद मेट्रिकुलेशन मतलब जिन्होंने 10th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, डिग्रीज पा ली, वो भी वेले बैठे रहते हैं, मतलब उनके पास भी जॉब्स नहीं रहती। स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स। मतलब स्टडी में हमें बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा है मेट्रिकुलेट से। अ पैराडॉक्सिकल manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others।
तो यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब यहाँ पे मैन पावर तो है उनके पास, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, बट वो उनको विलिंग नहीं है, ठीक है, मतलब उनको इच्छा नहीं करनी। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, अब जो एकदम अच्छे से क्वालिफाइड है वो भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वाइल देयर इज अ डर्ज ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पे क्या कमी है स्किल्स की, मतलब स्किल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी उनके पास है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कमी हो रही है उनकी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो उनके पास स्किल्स एबिलिटीज है, जो रिसोर्स है वो तो सारे वेस्ट में जा रहे हैं। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। अब जो लोग हैं जो एसेट हैं तो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो सब लायबिलिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। अभी किस चीज़ की फीलिंग है, होपलेसनेस, मतलब कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है, और कोई डिस्पेयर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट द फैमिली। अब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। मतलब जितनी इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल, मतलब जितनी इनएबिलिटी है पढ़े लिखे लोगों की, वो तो देखो वो तो काम करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो भार होता है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट the dependence of the unemployed on the working population increases। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब अगर वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब जो लाइफ की क्वालिटी है, मतलब इंडिविजुअल हो या फिर सोसाइटी में, तो भी तो अफेक्ट होगी वहाँ की, मतलब वहाँ की क्वालिटी। व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल देयर इज जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग withdrawal from school system। अगर कोई फैमिली को रहना है, ठीक है, उनके सब्सिस्टेंस लेवल में, तो उनको क्या है अपनी मतलब हेल्थ स्टेटस थोड़ा सा जनरल डिक्लाइन करना होगा, कम करना पड़ेगा। देन हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक मतलब पूरा ये एक फैक्टर है, ये इस पर मतलब इकोनॉमिक पे बहुत असर होता है, ठीक है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। देन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे तो किसका फैक्टर हो जाएगा, डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, ठीक है। इट ऑल्सो वेस्ट अदर रिसोर्स, मतलब उसकी वजह से जो हम लोगों ने जितना इतना इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, तो वो सब क्या वो तो वेस्ट में चला जाएगा। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, उसको तो आराम से मतलब गेनफुली एम्प्लॉय कर सकते थे, बट वो तो वेस्ट हो गया। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स इट नेचुरली अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर लोग क्या है, अगर लोग मतलब नेचुरली अगर जो काम नहीं आते, जो एक रिसोर्स की तरह यूज नहीं होते, मतलब वो क्या, वो तो लायबिलिटी होगी इकोनॉमी के लिए, है ना। देन इन केस ऑफ इंडिया, भी इंडिया में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो कम है। देन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम। अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो कम है, बट मतलब जॉब अभी भी है, पर क्या है, कम इनकम है। प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयमेंट। थोड़ी सी भी हो रही है प्रोडक्टिविटी तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट में काउंट की जाएगी। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल काम करते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड इनकम, किसकी काम में कितनी पोटेंशियल है उनके अंदर, कितनी इनकम वो कमा रहे हैं। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, वो इनके लिए पूरी नहीं है, मतलब फुलफिल नहीं है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, मतलब जो काम करते हैं वो क्या है, मतलब फोर्स वाला काम है, ठीक है, मतलब धक्का दो और फिर गाड़ी चलेगी, ऐसा काम है। दे में देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ द चॉइस, उनको कोई दूसरा काम चाहिए उनकी खुद की चॉइस का। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। अब जो गरीब पीपल हैं वो तो ऐसे वेले तो बैठ नहीं सकते, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते घर पे। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। अभी उनको तो कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी क्योंकि उनको कमाना है ना। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, उनकी अर्निंग ही उनको रखती है वहाँ पे, मतलब कितना उनको उनकी अर्निंग ही उनकी लाइवलीहुड चलाती है। देन मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। मतलब ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है वो किससे होता है, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी सेक्टर में होती है। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। अब पूरी फैमिली लग जाती है कि काम करने में, पर उसमें पूरी फैमिली थोड़ी ना चाहिए रहती है, उसमें कुछ ही लोग चाहिए रहते हैं, बट तो भी सब जुट जाते हैं। सो देयर इज डिस्गाइज
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहाँ पे कौन सी एम्प्लॉयमेंट होगी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, तो देखो पूरी फैमिली लग रही है, तब जो आया है, जो प्रोड्यूस है, वो भी पूरी फैमिली शेयर करेगी। देन this concept of sharing of work in the field and produce reduces the hardship of unemployment in the rural sector। बट इसमें एक ही फ़ायदा है कि जैसे काम बांटोगे ना, तो उसमें क्या है, मतलब किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सबका आधा काम बट जाए तो आसान हो जाएगा। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, इसकी वजह से मतलब गरीबी थोड़ी ना कम होती, इसकी वजह से तो बस मेहनत कम करनी पड़ती है। देन ग्रेजुअल सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब इसके लिए तो सबको ज़्यादा लेबर होंगे, तो फिर तो उनको शहर में जाना पड़ेगा कोई काम ढूंढने के लिए, क्योंकि गाँव में तो कम मिलता है, मतलब कम नहीं मिलता, बट जॉब्स में वहाँ अगर शहर जाते तो वहाँ पे अच्छी इनकम मिल जाती है। Then let us discuss about the unemployment scenario on the 3 sectors mentioned earlier। अभी यहाँ पे 3 सेक्टर जो बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, तो सबसे ज़्यादा जिसमें लेबर लगते हैं वो कौन से? वो एग्रीकल्चर, फार्मिंग में, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स लगते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, मतलब पिछले कुछ साल में, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। जो मैंने आपको बताया था डिस्गाइज्ड अर्लियर, उसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर थोड़ा कम होने लगा है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो किस में, वो दूसरे सेक्टर में चले गए, वो सेकेंडरी में चले गए, नहीं तो टर्शरी में चले गए। Then in the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing, तो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग किस में लगते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगते हैं। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, वहाँ पे वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। मतलब टर्शरी सेक्टर में अलग अलग नई सर्विसेज हैं, जहाँ पे जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी। Then next, let us read a story to know how people could become an asset for the economy of village। अभी हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कैसे एसेट बनते हैं उस चीज़ की, ठीक है, मतलब इकोनॉमी के लिए हम लोग कैसे एसेट बनते हैं। देन स्टोरी ऑफ विलेज, अभी एक स्टोरी है विलेज की। नाउ देयर वाज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज, मतलब एक विलेज जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड इट्स मेंबर्स, मतलब हर एक फैमिली इतना कमा लेती थी कि वो अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को उनका पेट पाल पाए। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाय देयर मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। अब वो कैसे कमाती थी, मतलब बच्चों को पढ़ा के और खुद के कपड़े सील के। वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, तो एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेगी। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियरबाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो लड़के को अपने पास वाले कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू विलेज, तो कुछ टाइम बाद वो उसने क्वालिफिकेशन कर ली, वो इंजीनियरिंग करने लगा एग्रीकल्चर में और फिर वापस से विलेज आया। Then he proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat। तो वो इतना क्रिएटिव था, इतना ज़्यादा क्रिएटिव था कि उसने जो प्लाव होती है तो उसको और इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से जो वीट है, मतलब वीट की यील्ड इंक्रीज हुई, मतलब वीट पहले जितना प्रोड्यूस होता था उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा। दस न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड, तो इसकी वजह से एक नई जॉब खुली जो थी एग्रो इंजीनियर की, एंड फिल्ड इन द विलेज, और विलेज में यही जॉब चलने लगी। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियरबाई नेबरिंग विलेज, तो ये फैमिली ने क्या किया, विलेज में मतलब सरप्लस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दे अर्न गुड प्रॉफिट, वो इससे अच्छा खासा कमा लेते थे, विच दे शेयर्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो खुद में ही बांटते थे प्रॉफिट। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज, तो इससे इंस्पायर होके जो फैमिली थी इन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह बुलाई। देन दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन टू, वो चाहते थे वो मतलब उनके साथ थोड़ा अच्छा बेटर फ्यूचर अच्छा रहे। दे रिक्वेस्टेड द
panchayat to open a school in the village. तो वो उन्होंने मतलब पंचायत से रिक्वेस्ट की कि वो भी एक स्कूल खोले उनके विलेज में. They assured the panchayat that they would all send their children to school. वो चाहते मतलब पंचायत चाहते थे कि सबको भरोसा दिलाए कि वो मतलब सब अपने बच्चे उस कॉलेज में उस स्कूल में भेजें. तब पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन अ स्कूल. तो पंचायत ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कूल खोला. A teacher was recruited from a nearby town. तो एक पास वाले शहर से एक वहाँ पे टीचर भी बुलाए गए. All the children of this village started going to school. तो सभी बच्चे स्कूल जाने लगे. After some time one of the villagers gave training to his daughter. तो कुछ टाइम बाद एक फैमिली में से मतलब एक फैमिली मेम्बर ने अपनी डॉटर को इसमें ट्रेनिंग दी. ठीक है, टेलरिंग की. टेलरिंग मतलब कपड़े सिलने वगैरह. देन शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स. तो उसने क्या किया, कपड़े सिलना शुरू किया सारी फैमिलीज़ के लिए. गांव में जितनी फैमिलीज है सबके लिए उसने कपड़े सिले और अभी वो कपड़े खरीदते हैं मतलब पहनते हैं वही कपड़े. दस अनदर न्यू जॉब दैट ऑफ अ टेलर वॉज क्रिएटेड. तो अभी दूसरी जॉब जो टेलर की थी वो भी बन गई थी. दिस हैड अनदर, इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ. द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड. अभी जहाँ मतलब ये लोग गाँव से शहर जाते थे इतनी दूर कपड़े खरीदने थे उनका टाइम बच जाता था. एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड. तो उससे ज़्यादा टाइम उतना टाइम तो फील्ड में भी मतलब खेत में बिता सकते हैं. द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप. मतलब जितना टाइम मतलब खेत में बिताएंगे उतना उनका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. इसकी वजह से उनमें समृद्धि आने लगी, अच्छा पैसा आने लगा उधर. The farmers had more than what they could consume. अब farmers के पास बहुत कुछ आने लगा. जितना वो कंज्यूम करते थे उससे ज़्यादा आने लगा. Then now they could sell wheat they produced to other who came to the villages market. अब वो उतना सेल करने लगे जितना वो पहले प्रोड्यूस करते थे. ठीक है, मार्केट में. ओवर टाइम द विलेज which formerly had no job opportunities in the beginning had many like teachers, a tailor, a grow engineer, many more. अभी टाइम के साथ साथ तो अभी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई. टीचर्स हैं, टेलर्स है, एग्रो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स, बहुत सारी हैं. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज. अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई एक सिंपल से विलेज की थी. विद द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एनेबल टू इन्वॉल्व इनटू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जहाँ से क्या हुआ मतलब ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन बनना चालू हुई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह इनसे. ठीक है, तो ये एक स्टोरी के साथ वी हैव एंडेड दिस चैप्टर हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर in only one part. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe the video. We will meet again in the next chapter of other SST. So bye guys, take care.